So hello everyone, welcome to 27th lecture of surveying, and we were discussing about the labeling. And in today's class I am going to discuss a very important topic, that is concept of inverted staff. हम लोग टोटल है जो 3 टॉपिक आज कवर करेंगे। सबसे पहले इन्वर्टेड स्टाफ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद है जो करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेबलिंग में, है ना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। कंसेप्ट ऑफ इन्वर्टेड स्टाफ। अभी तक एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक जो भी हम रीडिंग ले रहे थे इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, उसमें क्या था, स्टाफ था जो इरेक्ट था, मतलब सीधा था। स्टाफ क्या था, इरेक्ट था। और हम लोग क्या करते थे, डंपी लेवल के हेल्प से या टोटल स्टेशन के हेल्प से क्या करते थे, इसको इंटरसेप्ट करते थे स्टाफ को, और ये जो रीडिंग आता था उसी को क्या करते थे, नोट करते थे। लेकिन इस केस में क्या करेंगे, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारा स्टाफ क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा होगा। स्टाफ क्या होगा, उल्टा होगा। तो इसमें क्या चेंजिंग होगा कंसेप्ट में, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसको रिमूव कर देते हैं और देखते हैं एक कंसेप्ट ऑफ इन्वर्टेड स्टाफ है जो कब हम लोग यूज करेंगे, है ना। सो सबसे पहली बात कहता है व्हेन द पॉइंट हुज एलिवेशन, व्हेन द पॉइंट, अंडरलाइन करना है किसको, पॉइंट को। व्हेन द पॉइंट हुज एलिवेशन इज टू बी फाउंड, जिसका एलिवेशन हमें फाउंड करना है, इज मच अबव द लाइन ऑफ साइट। जिस पॉइंट का एलिवेशन या आरएल आपको फाउंड करना है, वो पॉइंट है जो क्या है, लाइन ऑफ साइट से काफ़ी ऊपर है ना। देन स्टाफ इज प्लेस्ड इन्वर्टेड। इस केस में क्या करेंगे, स्टाफ को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा है जो प्लेस करेंगे, इन्वर्टेड प्लेस करेंगे, है ना, विथ इट्स जीरो इंड टचिंग द पॉइंट, विथ इट्स जीरो इंड टचिंग द पॉइंट। अभी पॉइंट क्या क्या हो सकता है, इसको 1 बाय 1 करके लिखेंगे। पॉइंट क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉइंट हो सकता है। पहला हो सकता है अंडर साइड ऑफ द बीम, अंडर साइड ऑफ द बीम। अभी फिगर से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अंडर साइड ऑफ द बीम हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, गडर हो सकता है, अंडर साइड ऑफ द गडर हो सकता है। बीम और गडर में इतना अंतर है कि गडर हाई लोड के लिए डिजाइन करते हैं और इसका स्पान लेंथ क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। थर्ड क्या हो सकता है, आर्चेज भी हो सकता है, आर्चेज भी हो सकता है ना। तो ये सब है जो आपका क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा, है ना। इसको फिगर से समझने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज कीजिए कि एक टी बीम है, क्या है, टी बीम है। टी बीम पढ़ेंगे आरसीसी में, ये क्या है, टी बीम। ये है जो ये क्या है, एक टी बीम है। हमें क्या करना है, और ये है जो आपका ग्राउंड का लेवल है, ये है जो ग्राउंड का लेवल है, कुछ भी रैंडम आप ले सकते हैं। ये है जो ग्राउंड का लेवल है और फ्लोर का लेवल है ना। हमें क्या करना है, सपोज कीजिए कि इस पॉइंट का आरएल आपको निकालना है, इसका अंडर साइड ऑफ द बीम, इस पॉइंट का क्या करना, आरएल आपको निकालना है। इस पॉइंट को मैं बी नाम दे देता हूँ, बी। स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे, इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से आप प्लेस करेंगे। उसके बाद सबसे पहले क्या लेंगे, बैक साइड लेंगे। तो बैक साइड तो आपको ग्राउंड लेवल पे ही लेना होगा, ये क्या है, ग्राउंड लेवल है। बैक साइड आप कहाँ लेंगे, ग्राउंड लेवल पे लेंगे, है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टाफ को सीधा प्लेस करना होगा। कैसे प्लेस करना होगा, सीधा प्लेस करना होगा। तो आप क्या किए, यहाँ से बैक साइड है जो इसका बैक साइड रीडिंग है जो आपने यहाँ से मेजर कर लिया, इस तरह से बैक साइड रीडिंग है जो मेजर कर लिया, यही हो गया आपका क्या, बैक साइड।
और इस पॉइंट का जहाँ पे आपने स्टॉप प्लेस किया है उसको मैं ए नाम दे देता हूँ। इसका कुछ RL होगा, है ना, इसका कुछ RL होगा जिसको आप बेंचमार्क बोल देते हैं, बेंचमार्क बोल दें या फिर RL बोल दें, बेंचमार्क होगा इसका कुछ या फिर RL होगा। पॉइंट ए का कुछ क्या होगा, बेंचमार्क होगा या RL होगा, है ना। हमें किसका निकालना है, RL बी का, हमें बी का निकालना। अब क्या करेंगे, स्टॉप को आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड यहाँ से प्लेस करेंगे, इन्वर्टेड मतलब जीरो रीडिंग जो स्टॉप का होगा क्या करेगा, टच करेगा बीम में। इस तरह से आपने क्या किया, यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो ये है जो इंटरसेप्ट, ये जो लाइन है ये कहीं यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा। तो ये रीडिंग क्या होता है, इसको फोरसाइट बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, फोरसाइट बोलते थे, हैं, फोरसाइट बोलते थे। और आपका लाइन ऑफ साइट क्या होगा, ये आपका लाइन ऑफ साइट होगा जो कि आगे कंटिन्यूअस जाएगा इस तरह से। ये क्या होगा, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, या फिर इसी को बोलते थे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते थे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते थे, ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते थे। अब हमें क्या करना है, हमें बी का RL निकालना है, हमें क्या करना है, बी का RL निकालना है, ठीक है। तो इस बी का RL निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालिए। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या करते हैं, बेंच मार्क में बैक साइड को ऐड करते थे, बैक साइड को ऐड करते थे, यहाँ तक तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, है ना। नाउ RL ऑफ बी निकालना है। तो क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या करते थे, देखिए अगर ये इरेक्ट होता, अगर ये सीधा होता, ये स्टॉप जो बी पे है अगर ये सीधा होता तो क्या करते, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हम फोर साइड को माइनस करते, फोर साइड क्या करते, माइनस करते, है ना, अगर सीधा होता तो। लेकिन ये क्या है, एक्चुअल में उल्टा है, एक्चुअल में क्या है, उल्टा है। जब एक्चुअल में उल्टा है तो फिर से क्या करेंगे, इसमें माइनस लगा देंगे, है ना, फिर से क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, बस इतना ही कंसेप्ट है। तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस माइनस प्लस फोर साइड, प्लस फोर साइड, यानी RL ऑफ बी बराबर हो गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस फोर साइड, है ना। पहले सीधा होता था तब माइनस फोर साइड होता था, इरेक्ट मतलब उल्टा है, इन्वर्टेड है तो क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, है कि नहीं। तो ये आपको फॉर्मूला भी याद रखते हैं इन्वर्टेड स्टॉप के लिए। RL ऑफ न्यू पॉइंट होगा जो क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या करेंगे, फोर साइड को ऐड करेंगे, फोर साइड को ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको ये फॉर्मूला है जो याद रखना। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कंसेप्ट से ही आया है ना। अब देखिए इस पर क्वेश्चन करते हैं तब क्लियर होगा, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। और इस पर बहुत क्वेश्चन पूछता है, ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम में है जो एक क्वेश्चन इसमें आता है, चाहे गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विस में हो, SSC JEE हो, एक क्वेश्चन है जो आता है ना। क्योंकि इन्वर्टेड स्टॉप से इसलिए पूछता है कि इसमें बच्चों लोग को क्या होता है, थोड़ा दिक्कत होता है ना। तो सही से समझना है। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ टी बीम, क्या निकालना है, टी बीम अबव द फ्लोर लेवल, टी बीम का हाइट निकालना है कहाँ से, फ्लोर लेवल से, मतलब फ्लोर लेवल से कितना डिस्टेंस पे है वो। द RL ऑफ द फ्लोर लेवल इज 100.855 मीटर एंड द स्टॉप रीडिंग ऑन द फ्लोर इज इतना, स्टॉप रीडिंग ऑन द फ्लोर इज, इसका मतलब क्या हुआ, ये बैक साइड दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये बैक साइड दिया हुआ। द रीडिंग ऑन द स्टॉप हेल्ड अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन मीन्स इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन मीन्स इन्वर्टेड, है ना, जो उसका अप साइड क्या है, नीचे की ओर है, अगेंस्ट द अंडर साइड ऑफ द बीम इज 3.565 मीटर, अगेंस्ट द अंडर साइड ऑफ द बीम कितना दिया हुआ, 3.56। अब इसका क्या कीजिए, आप फिगर बनाइए, इसका आप फिगर बनाइए। ये आपका टी बीम है, ये टी बीम है, ये क्या हो गया, टी बीम हो गया। और आपका ये है जो फ्लोर लेवल है, ये क्या है, फ्लोर लेवल है, ये क्या है, फ्लोर लेवल है, फ्लोर लेवल, ठीक है।
सबसे पहले क्या कर रहा है, सबसे पहले है जो इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे सेटअप कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे सेटअप किया और उसके बाद क्या किया है, पहला रीडिंग लिया है कहाँ पे, फर्स्ट रीडिंग लिया है। देखिए आरएल ऑफ द फ्लोर दिया हुआ है, आरएल ऑफ द फ्लोर दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो फ्लोर का लेवल है वो दिया हुआ है। यहाँ पे कहीं स्टाफ सबसे पहले रखा होगा और इसका आरएल दिया हुआ है फ्लोर का, कितना, आरएल बोलें या बेंचमार्क बोलें, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट पे हम रीडिंग ले रहे हैं। ये दिया हुआ है 100.855 मीटर। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए सही से पढ़ना, 855 मीटर है ना। तो हम क्या करेंगे, फ्लोर लेवल पे है जो स्टाफ को रखा और यहाँ से फर्स्ट रीडिंग है जो इसने लिया, फर्स्ट रीडिंग यहाँ से लिया। तो ये रीडिंग तो क्या होता है, बैक साइड होता है, ये बैक साइड होता है और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, बैक साइड का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ, यहाँ पढ़िए, द आरएल ऑफ द फ्लोर इज इतना एंड द स्टाफ रीडिंग ऑन द फ्लोर इज 2.055 मीटर। तो यही आपका बैक साइड हो गया, कितना, 2.055 मीटर, ये आपका बैक साइड हो गया। हमें क्या निकालना है, टी बीम का हाइट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इन्वर्टेड स्टाफ का यूज करेंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड स्टाफ है जो यूज करेंगे। इसके लिए क्या किए, स्टाफ को इन्वर्टेड है जो प्लेस किए, इन्वर्टेड स्टाफ को प्लेस किए यहाँ पे और इस लाइन ऑफ साइड को क्या किए, आगे बढ़ाए, फिर इसको कट किया कितना पे, देखिए यहाँ पे देखिए, द रीडिंग ऑन ए स्टाफ हेल्ड अपसाइड डाउन अगेंस्ट द अंडर साइड ऑफ द बीम। ये आपका क्या है, अंडर साइड ऑफ द बीम है, ये क्या है, अंडर साइड ऑफ द बीम है, अंडर साइड ऑफ द बीम है। इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, मान लेते हैं, इसको मैं बी बोल रहा हूँ, जिसका हमें आरएल क्या करना है, निकालना है, आरएल हमें निकालना है, ठीक है। तो ये जो रीडिंग होगा वो कितना होगा, 3.565 मीटर है ना, ये रीडिंग 3.565 मीटर, ठीक। तो हमें बी का आरएल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालें। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा बेंचमार्क, बेंचमार्क प्लस बैक साइड। बेंचमार्क कितना है, 100.855 प्लस बैक साइड कितना है, 2.055। इसको जब आप ऐड करेंगे तो यार है 102.910, 102.910 मीटर। ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया, ठीक है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया मतलब लाइन ऑफ साइट का आरएल आ गया। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ साइट का आरएल है ना, यही आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। इसका क्या आ गया, आरएल आ गया। हमें निकालना है बी का आरएल और आपको 4 साइड पता है, लेकिन ध्यान रहे इन्वर्टेड है ना। तो आरएल ऑफ बी यदि हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 4 साइड। बट ध्यान रहे चूंकि स्टाफ इन्वर्टेड है तो 4 साइड के पहले क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। जो प्रोसेस करते थे वही करेंगे, लेकिन 4 साइड को क्या लिख देंगे, 4 साइड के पहले माइनस लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस माइनस प्लस 4 साइड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है, 102.910 प्लस 4 साइड कितना है, 3.565। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 106.475, 106.475 मीटर। बट क्वेश्चन में क्या यही पूछा, क्वेश्चन में पूछा फाइंड द हाइट ऑफ टी बीम अबव द फ्लोर लेवल। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं पूछा, वो कुछ और पूछा है। वो पूछा यहाँ से यहाँ के हाइट
फ्लोर लेवल से टी बीम के हाइट की पूछा, ए पूछा है, लेट अस सपोज स्मॉल एच है, हाइट पूछा है ना। तो बहुत सिंपल है, देखिए बी का आरएल आपको पता हो गया, बी का आरएल पता है, फ्लोर लेवल का आरएल पता है, तो बी का आरएल में से फ्लोर लेवल का आरएल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। इसीलिए हाइट ऑफ द टी बीम अबव द फ्लोर लेवल, हाइट ऑफ द टी बीम above the floor level, above the floor level क्या होगा बताइए, आर एल ऑफ बी माइनस आर एल ऑफ फ्लोर लेवल, आर एल ऑफ फ्लोर लेवल। आर एल ऑफ बी ऑलरेडी अब निकाल चुके हैं, कितना 106 पॉइंट, इसका शॉर्टकट भी बताएंगे बट पहले समझ लीजिए कंसेप्ट। माइनस फ्लोर लेवल का कितना है 100.855, 100.855। जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 5.62 मीटर, 5.62 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। बट क्या इसका शॉर्टकट भी है, क्या दूसरा तरीका भी है बनाने का, है ना। ये तो आंसर हो गया। दूसरा तरीका देखिए बता रहे हैं, यहाँ तक देखिए, यहाँ से आपने रीडिंग लेना स्टार्ट किया, यहाँ तक रीडिंग लेना स्टार्ट किया और फर्स्ट रीडिंग क्या लिया, बैक साइड लिया। जब बैक साइड आपने लिया तो यहाँ तक तो डिस्टेंस कवर कर लिया, फ्लोर से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने कवर कर लिया, है ना। उसके बाद स्टाफ को इन्वर्टेड रखा, ध्यान से सुनना है, स्टाफ को इन्वर्टेड आपने उल्टा रखा, उसके बाद फिर से ये रीडिंग आपने कट कर दिया, है ना। तो ये रीडिंग भी आपको पता हो गया, ये भी रीडिंग आपको पता हो गया, है ना, ये रीडिंग भी आपको पता हो गया, ए रीडिंग आपको पता हो गया, ए वाला, और ए रीडिंग ऑलरेडी पता था बैक साइड के रूप में। तो क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, बैक साइड में से फोर साइड को क्या कीजिए आप ऐड कर दीजिए, तो सीधा हाइट निकल जाएगा, है ना। तो बैक साइड कितना था 2.055 प्लस फोर साइड कितना था 3.565, है ना। ये देखिए अभी क्या है, डिस्टेंस ले रहे हैं, हमें डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, हाइट से मतलब है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे साइन का लफड़ा नहीं है, यहाँ साइन का चक्कर नहीं है, ठीक है। अभी दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 5.62 मीटर, आंसर सेम आएगा 5.62 मीटर। ये डिस्टेंस हमें पता था 3.565, ये भी डिस्टेंस हमें पता था 2.055, दोनों को ऐड कर दिए तो हमें क्या निकल गया, ये दोनों के बीच का हाइट निकल गया, ये दोनों के बीच का हाइट निकल गया, है ना। लेकिन यदि बी का आरएल पूछा एग्जाम में, यदि बी का आरएल पूछा मतलब अंडर साइड ऑफ द फ्लोर बीम का आरएल पूछा, तब आपको इसी तरह से करना पड़ेगा जैसे अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया, ठीक है, प्रोसेस से करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। क्योंकि इस केस में फोर साइड क्या होगा हमारा, निगेटिव होगा, है ना, फोर साइड निगेटिव होगा। तो ये तो था आपका कंसेप्ट ऑफ इन्वर्टेड स्टाफ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, ठीक। अब देखिए करेक्शन फॉर कर्वेचर और रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे, है ना। इसका रीजन क्या है, पहली बात कि करेक्शन फॉर कर्वेचर का रीजन क्या है और कब ये ऑब्जर्व किया जाएगा, है ना, कब ये ऑब्जर्व किया जाएगा। तो करेक्शन फॉर कर्वेचर का देखिए रीजन क्या है, एक्चुअल में हमारा ये क्या है, ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेवल लाइन बोल दें, ये क्या होगा, लेवल लाइन बोल दें। अगर अर्थ सरफेस पे कोई हम लाइन ड्रॉ करेंगे अर्थ के कर्वे जो कि क्या है कर्वेचर के लॉन्ग होगा, तो उसको क्या बोलते थे, लेवल लाइन बोलते थे, है ना। आप यहाँ से लेवलिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से, है ना, इस पॉइंट से आप लेवलिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे आप स्टाफ रखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे आप, स्टाफ है जो यहाँ पे आपने स्टाफ है जो पुट किया, यहाँ पे इस पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ, इसको मैं आपको ए बोल देता हूँ, और इसको सी, और इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ जहाँ पे स्टाफ आपने रखा है, बी बोल देता हूँ। तो एक्चुअल में क्या होगा,
एक्चुअल में तो लाइन ऑफ साइट तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। लाइन ऑफ साइट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, है ना। ये आपका क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन बोले या लाइन ऑफ साइट बोले, या लाइन ऑफ साइट बोले, साइट बोले, ठीक है। तो देखिए यहां से जब रे निकलेगा ए पॉइंट से, तो ये क्या होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि कर्वेचर को फॉलो करेगा, कर्वेचर को तो फॉलो नहीं करेगा, वो तो क्या होगा, स्ट्रेट जाएगा, वो क्या होगा, स्ट्रेट जाएगा, है ना। वो क्या होगा, स्ट्रेट जाएगा, और स्ट्रेट जाने के बाद कहीं यहाँ पे कट कर रहा है, सी पे कहीं कट कर रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो रीडिंग स्टाफ का रीडिंग आ रहा है वो ओरिजिनल से ज़्यादा आ रहा है। स्टाफ का रीडिंग क्या है, ओरिजिनल से ज़्यादा आ रहा है ना। तो ये जो बीसी होता, ये जो बीसी वैल्यू है, ए वाला जो पॉइंट है, इसी को क्या बोलते हैं, ए मतलब क्या हो गया, एरर हो गया, एक तरह से क्या हो गया, एरर हो गया। बीसी क्या हो गया, एरर हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करने की जरूरत होगा, है ना। क्योंकि जितना वैल्यू आना चाहिए उससे क्या होगा, ज़्यादा रेटिंग दे रहा है। एक्चुअल में क्या रहा है, ये ज़्यादा रेटिंग दे रहा है, नहीं। क्योंकि लाइन ऑफ साइट को ये पता नहीं है कि वो इस तरह से मूव करे, मतलब लेवल लाइन के पैरेलल मूव करे, क्योंकि लाइन ऑफ साइट तो हॉरिजॉन्टल रहेगा। वो ऐसा तो है नहीं कि इस प्रोफाइल को इस तरह से फॉलो करेगा, है ना, कर्व तो नहीं जाएगा। लाइन ऑफ साइट तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल जाएगा। इसके कारण क्या होगा कि वो वैल्यू ज़्यादा मेजर करेगा, है ना। यानी इसमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। अभी होता क्या है, इसको आप 1 बाय 1 करके देखिए। कहता है कि एट एनी पॉइंट द डिफरेंस बिटवीन, एट एनी पॉइंट द डिफरेंस बिटवीन, एट एनी पॉइंट द डिफरेंस बिटवीन लेवल लाइन, लेवल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको लाइन ऑफ साइट बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या है, लाइन ऑफ साइट बोल रहे हैं। तो दोनों की क्या है, डिफरेंस है। एट एनी पॉइंट द डिफरेंस बिटवीन लेवल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन सेटअप फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट लोकेशन रिप्रेजेंट्स एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, रिप्रेजेंट्स एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। जैसे यहाँ पे बीसी है, जो बीसी है ये क्या है, जो बीसी है ये क्या है, एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, अर्थ कर्वेचर, एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर है, ठीक है। एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर है ना। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये स्टाफ रीडिंग क्या होगा, ज़्यादा आ रहा है, स्टाफ रीडिंग ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट पढ़िए तो क्लियर होगा। कहता है सिंस इंस्ट्रूमेंट टेक्स ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल रीडिंग आएगा उसी को क्या करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, सो द एपरेंट स्टाफ रीडिंग, सो द एपरेंट स्टाफ रीडिंग is more and therefore the object appears to be lower than it really appears. So error is positive and correction due to curvature is negative. तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना कि एरर क्या है, पॉजिटिव है, करेक्शन क्या है, निगेटिव है ना। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, एक्चुअल से क्या होगा, लोअर दिखाई पड़ेगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, देखिए इसको ऐसे समझते हैं, क्योंकि नहीं समझेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। सपोज कीजिए ग्राउंड का प्रोफाइल कुछ ऐसा है ना। आप यहाँ से रीडिंग लेना स्टार्ट किए, यहाँ से रीडिंग लेना स्टार्ट किए, एक बार स्टॉप यहाँ रखे, एक बार स्टॉप यहाँ रखे, उसके बाद इसको इंटरसेक्ट किए, तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या है, इसके कंपेरिजन में ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ग्राउंड का प्रोफाइल क्या है, नीचे है, ग्राउंड का प्रोफाइल क्या है, नीचे है, इसके कंपेरिजन में नहीं। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर भी क्या है, एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा रीडिंग आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, बी पॉइंट है जो क्या है, एक्चुअल से लोअर में है, एक्चुअल से मतलब जहाँ पे हमें दिखना चाहिए उसे क्या है, नीचे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि रीडिंग क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है ना। तो ये थोड़ा आप समझ सकते हैं इसको। उसके बाद आप देखिए हमें क्या करना है, एरर पता है तो हमें क्या निकालना है, करेक्शन निकालना है ना। तो सबसे पहले तो आप एरर फाइंड कीजिए, है ना, मतलब बीसी हमें फाइंड करना पड़ेगा, बीसी हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं सीसी लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ इसको, सीसी से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सीसी, इसको सीसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब देखिए ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, ये रेडियस है। तो ए ओ सी में ट्रायंगल
AOC को ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल AOC, ए एंगल तो कितना है, ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AOC में क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल AOC एंगल OAC कितना है, 90 डिग्री है। OAC क्या है, 90 डिग्री है। तो क्या हम लिख सकते हैं OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। साथ ही साथ ये जो AC डिस्टेंस है इसको मैं स्मॉल d बोल रहा हूँ, जो AC डिस्टेंस है इसको क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल d बोल रहा हूँ, ठीक है। अब OC को क्या लिख सकते हैं, OC को लिख सकते हैं R प्लस BC। OC को लिख सकते हैं OB प्लस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और OB क्या है, ध्यान से देखिए, OB तो रेडियस है, प्लस BC क्या है, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर है CC इज इक्वल टू OA क्या है, ध्यान से देखिए, OA भी रेडियस है R स्क्वायर प्लस AC क्या है, डिस्टेंस है D स्क्वायर, इसको स्क्वायर कीजिए। दिस इम्प्लाई, यहाँ पे देखिए, इसको A प्लस B का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, R स्क्वायर प्लस CC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ R इंटू CC इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। क्या क्या कटेगा, क्या क्या इसमें कुछ कैंसिल होगा क्या, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, है ना। अब देखिए चूंकि C क्या है, CC और बहुत कम होगा, CC क्या होगा, बहुत कम होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि CC स्क्वायर क्या होगा, जो CC स्क्वायर क्या है, ऑलरेडी मतलब जो करेक्शन ही आएगा वो बहुत कम आएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये मच लेस देन आएगा, बहुत कम आएगा, है ना। मतलब अप्रोक्सीमेटली CC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, CC स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली 0 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत छोटा है। तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इसको मैं 0 कर देता हूँ, इसको मैं 0 कर देता हूँ। अब क्या बचा यहाँ पे देखिए, इधर क्या बचा, इधर बचा 2 टाइम्स ऑफ R इंटू CC इज इक्वल टू D स्क्वायर। दिस इम्प्लाई CC क्या हो गया, CC हो गया D स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2 टाइम्स ऑफ R। तो कभी कभी आपको ऐसे भी फार्मूला याद रखना होता है कि करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, मतलब एरर अभी क्या आया है, एरर क्या आया, क्योंकि पॉजिटिव है तो D स्क्वायर बटा 2R आया है ना। अभी करेक्शन निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, सिर्फ साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि एरर क्या है, पॉजिटिव है, तो करेक्शन क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। नाउ अभी क्या करना है इसको, नाउ करेक्शन क्या होगा, करेक्शन क्या हो जाएगा, एरर तो प्लस आया है ना, तो करेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस D स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2R है ना, माइनस D स्क्वायर बटा 2R। तो करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर आ गया माइनस D स्क्वायर बाई 2R। नाउ अब रेडियस का वैल्यू पुट कर सकते हैं, D क्या होगा, नाउ पुट D इन किलोमीटर, ऑब्वियस सी बात है D को किलोमीटर में पुट करना होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ होता है जो क्या होता है 6370 किलोमीटर होता है ना, 6370 किलोमीटर होता है ना। तो नीचे भी किलोमीटर में रहेगा, ऊपर भी किलोमीटर में रहेगा, है ना। अब देखिए D को भी आपको किस में पुट करना है, किलोमीटर में पुट करना है। तो इसको सोल्व करने के बाद जो आता है सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, मतलब R का वैल्यू 6370 किलोमीटर पुट करेंगे, तो सोल्व करने के बाद जो आपका CC आएगा
वो आता है माइनस 0.0785 d²। और ये सभी बच्चे हैं जो याद रखते हैं सिविल इंजीनियरिंग का, है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा दुनिया का कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, है ना। तो करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर क्या हो गया? -0.0785 d², ठीक है। एक करेक्शन हो गया, एक क्या हो गया? करेक्शन हो गया। ध्यान रखना है, यूनिट आपको बहुत परेशान करने वाला है ना। डी मस्ट बी इन किलोमीटर एंड आर भी क्या होगा? किलोमीटर में होगा। लेकिन ये जो आंसर आएगा किस में आएगा? मीटर में आएगा, है ना। मतलब करेक्शन किस में आएगा? मतलब वैल्यू आप पुट करेंगे किलोमीटर में, आंसर देगा किस में? मीटर में, है ना। आंसर किस में देगा? मीटर में, ठीक है। सो ये तो आपका क्या हो गया? इसको आप सोल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर में डाल के, है ना। कैलकुलेटर में इसको पुट करके आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखिए मैं रफ के तौर पे अगर बताऊं, इधर मैं बताता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा? रेडियस किलोमीटर में होगा और ऊपर डी भी किलोमीटर में होगा, तो ऊपर किलोमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फाइनल देखिए कितना आएगा? ऊपर किलोमीटर में आएगा, तो किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा। -1 × 1000 मीटर में डिवाइडेड बटा 2 × 6370, है ना। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका इतना आंसर आएगा 0.0785 d²। बट किस में आएगा? आंसर किस में आएगा? मीटर में, चूंकि हम मीटर में इसको कन्वर्ट कर चुके हैं 1000 से मल्टीप्लिकेशन करके, है ना। सो ये तो रहा करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। अब देखिए ट्रू स्ट्राफ रीडिंग यदि निकालना चाहें, ट्रू स्ट्राफ रीडिंग यदि निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व स्टाफ रीडिंग, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व स्टाफ रीडिंग, ऑब्जर्व स्टाफ रीडिंग माइनस क्या? करेक्शन जो भी आया है, माइनस क्या करना पड़ेगा? करेक्शन, है ना, मतलब सीसी, ठीक है। तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए साइन के साथ। मतलब इसमें से क्या करेंगे? करेक्शन को हमें इसमें ऑब्जर्व स्टाफ रीडिंग माइनस कितना हो जाएगा? -0.0785 d²। ये आपका क्या हो गया? ट्रू स्टाफ रीडिंग हो गया। जो भी ऑब्जर्व स्टाफ रीडिंग था उसमें आप क्या करेंगे? 0.0785 d² है जो माइनस हो जाएगा, ये आपका ट्रू स्टाफ रीडिंग आ जाएगा, है ना। जनरली करेक्शन पूछता है तो करेक्शन आपको याद रखना है 0.0785 d²। तो ये तो रहा स्टोरी किसका? करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर का, है ना। कहाँ पे यूज करेंगे? जनरली लॉन्ग डिस्टेंस जब होता है, जब लॉन्ग डिस्टेंस होता है वहाँ पे करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर होता है। जैसे ए और सी के बीच में जो डी है जनरली किस में होगा? किलोमीटर में होगा, है ना। डी होगा जो जनरली किस में होगा? किलोमीटर में होगा। तो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस है जो करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर है जो यूज में लेते हैं। नाउ नेक्स्ट करेक्शन इज करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन। अभी करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन क्या होता है जिसको समझिए ध्यान से। कहता है इन एक्चुअल में क्या होता है, वास्तविक में क्या होता है? द रे ऑफ द लाइट फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट टू द स्टाफ इज नॉट स्ट्रेट एज AC बट इट फॉलोज ए कर्व पाथ AE। देखिए एक्चुअल में आपने अभी क्या माना था? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन था, है ना, ये क्या माना था आपने? स्ट्रेट माना था, है ना। लेकिन होता क्या है कि अर्थ के सराउंडिंग में जो एयर होता है उसका डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। उसका डेंसिटी क्या है? अपर वाला लेयर, अपर वाला जो एयर है उसे क्या है? डेंसिटी, जो अर्थ के सराउंडिंग वाला एयर का लेयर है वहाँ पे क्या होगा? उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। उसके कारण क्या होता है? जो लाइन ऑफ साइट का जो रे होता है वो क्या होता है? कर्वेचर की ओर, अर्थ के कर्वेचर की ओर क्या होता है? डिफ्लेक्ट कर जाता है ना। किसके कारण? हाई डेंसिटी के कारण। हाई डेंसिटी के कारण क्या होता है? आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे 9th 10th में, डिफ्रैक्शन, है ना। वो क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट होता था ना, डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर भी क्या होगा? ये आपका क्या होगा? एक्चुअल लाइन ऑफ साइट होगा, एक्चुअल लाइन ऑफ साइट होगा, जो क्या होगा? हल्का बेंड कर जाएगा। ये अर्थ के कर्वेचर की ओर क्या होगा? ये इस तरह से देखिए बेंड कर जाएगा, है ना। ये बेंड कर जाएगा। पहले क्या लिए थे? ये हम लोग मान के चले थे,
लेकिन ए मान के तब चले थे जब हमारा कंडीशन आइडल था। कंडीशन हमारा क्या था? आइडल था। लेकिन क्या आइडल कंडीशन प्रिवेलिंग करता है? नहीं करता है ना। वहाँ पे क्या होगा, अर्थ के सराउंडिंग में क्या होगा, एयर का डेंसिटी बहुत हाई होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये हल्का बेंड कर जाता है, ये हल्का बेंड कर जाएगा आपका। सो सी पे न कट करके अब कहाँ पे कट करेगा, अब ई पे कट करेगा। ये कहाँ पे कट करेगा? ई पे कट करेगा, है ना। यानी इस बार क्या हो जाएगा, रीडिंग है जो कम ऑब्जर्व करेगा, तो एरर क्या होगा, निगेटिव होगा, और करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस बार क्या हो जाएगा, करेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। सो यही मैं यहाँ पे सेंटेंस के फॉर्म में लिख रखा हूँ कि इन एक्चुअल द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट टू द स्टाफ इज नॉट स्ट्रेट एज एसी। एसी की तरह स्ट्रेट नहीं होगा, तब कैसा होगा, बट इट फॉलोज ए कर्व पाथ ए की तरह क्या होगा, ये कर्व पाथ फॉलो करेगा। ए दिख रहा है आपको, ए क्या है, ए ही है, हाँ? पहले ही क्लियर था, ए। अब देखिए, अब रीजन देने जा रहे हैं, है ना। दैट इज कनकेव टुवार्ड्स अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की तरफ क्या होगा, ये कनकेव डाउनवर्ड होगा। एज रीजन क्या है इसका, एज द एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डेंसर देन द अपर लेयर ऑफ द एयर, है ना। जो भी अर्थ सरफेस के निकट का जो एयर होगा, ये क्या होगा, काफी डेंसर होता है। एयर क्या होता है, काफी डेंसर होता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे डिफ्रैक्शन होता है ना। लाइन ऑफ साइट का क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब जो एक्चुअल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए था वो ना होके क्या होगा, बेंड कर जाएगा। ये क्या होगा, बेंड कर जाएगा। ठीक है। अब इसके कारण क्या हुआ, कहता इन दिस केस स्टाफ रीडिंग इज डिक्रीज। पहले से क्या होगा, डिक्रीज कर गया, क्योंकि पहले सी पे था, अब कहाँ आ गया, ई पे आ गया। एंड द ऑब्जेक्ट अपियर हायर देन द रियली आर, है ना। अब क्या होगा, चूंकि डिक्रीज कर गया तो आपको कैसा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट है जो क्या है, एक्चुअल से क्या है, ये ज्यादा एलिवेशन पे दिख रहा है, एक्चुअल से ज्यादा एलिवेशन पे दिख रहा है। सो एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज नेगेटिव एंड करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज पॉजिटिव। करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अभी करेक्शन होगा कितना, सो कहता है कि द एवरेज करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज टेकन एज 1/7 ऑफ द कर्वेचर ऑफ करेक्शन ऑफ द कर्वेचर ड्यू टू करेक्शन, है ना। कर्वेचर ड्यू टू कर्वेचर करेक्शन मतलब 1/7 टाइम्स होगा। सपोज कीजिए कि जो आपका करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन है, जिसको मैं सीआर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको सीआर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और यहां पे करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर को सीसी से रिप्रेजेंट किया था हम लोगों ने, है ना, सीसी से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है। सो सीआर क्या लिखेंगे, सीआर जो होगा वो क्या होगा, 1/7 टाइम्स, है ना। बट ध्यान रहे इस बार करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या होगा, ए कम दिखाई देगा, है ना। होना चाहिए सी पे, लेकिन इसे कम दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो प्लस 1/7 टाइम्स, ये अपने आप में क्वेश्चन है, 1/7 टाइम्स ऑफ सी सी, 1/7 टाइम्स ऑफ सी सी। तो बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन होता है जो क्या होता है, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर का 1/7 टाइम्स होता है। ठीक है। तो सारा वैल्यू इसका पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1/7 टाइम्स ऑफ सी सी। कितना आया था, सी सी आया था आपका 0.0785 डी स्क्वायर। सोल्व करने के बाद ये आ रहा है प्लस 0.0112 इंटू डी स्क्वायर। सो फिर से डी आपका किस में पुट करना है, डी आपको किलोमीटर में पुट करना है। तो आपको जो सीआर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। सीआर आएगा जो किस में आएगा, मीटर में आएगा। डी को पुट करेंगे किलोमीटर में, आंसर देगा आपको मीटर में। क्यों देगा वो बता चुके हैं बात आपको। ठीक है। अब देखिए एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या हो रहा होगा, एक्चुअल फील्ड में आपका करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर भी हो रहा है और करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन भी हो रहा है कि नहीं, क्योंकि दोनों साथ साथ हो रहा है। जब आप लेबलिंग कर रहे हैं तो दोनों क्या रहा है, दोनों जो फिनोमेना है वो साथ साथ हो रहा है ना। तो हमें जो काम का चीज है वो क्या है, कंबाइंड करेक्शन। वो क्या है, कंबाइंड करेक्शन। तो कंबाइंड करेक्शन के लिए क्या करना होगा, कंबाइंड करेक्शन के लिए क्या करना होगा बताइए। सो कंबाइंड करेक्शन यदि हम निकालें तो कंबाइंड करेक्शन को सी से लिख देता हूं, किससे, सी से डिनोट करते हैं। तो सी जो होगा वो क्या होगा,
सी होगा वो होगा आपका सी सी प्लस सी आर प्लस सी आर। सी सी कितना आया था, साइंस के साथ रखना है। सी सी आपका आया था माइनस, आया था माइनस 0.0785 डी स्क्वायर प्लस सी आर आया था 0.0112 डी स्क्वायर। अब ये दोनों को ऐड कीजिए तो क्या आएगा, माइनस 0.0673673 डी स्क्वायर ये क्या आएगा आपका, सी आएगा, है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको क्या निकालना पड़ेगा, कंबाइंड करेक्शन ही निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों सिचुएशन है जो अवेलेबल है ना। करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर भी आएगा, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन भी आएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये फार्मूला तो याद रखना ही रखना है। ऐसे देखिए एग्जाम में आपसे क्या पूछता है ना, 90% केसेस में कंबाइंड करेक्शन पूछेगा, लेकिन कभी कभी अलग अलग भी पूछता है। मतलब करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर अलग पूछेगा, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन अलग पूछेगा, है ना, और थर्ड पूछ देगा कंबाइंड करेक्शन, ठीक है। लेकिन 90% क्वेश्चन में क्या पूछता है, कंबाइंड करेक्शन ही पूछता है ना। लेकिन यदि सेपरेट पूछे तो आपको तीनों फार्मूला है जो याद होना चाहिए। सो 0.0673 डी स्क्वायर, पहला आया 0.0785 डी स्क्वायर, उसके बाद करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन देखें 0.012 डी स्क्वायर, ठीक है। सो फाइनल करेक्शन करने के बाद आप ट्रू स्टाफ रीडिंग निकाल सकते हैं। इसीलिए आप ट्रू स्टाफ रीडिंग तो निकाल नहीं सकते हैं अगर पूछता है तो। ट्रू स्टाफ रीडिंग यदि आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, ट्रू स्टाफ रीडिंग के लिए ऑब्जर्व स्टाफ रीडिंग, ऑब्जर्व स्टाफ क्वेश्चन करेंगे इस पे, स्टाफ रीडिंग माइनस क्या 0.0673 डी स्क्वायर आफ्टर कंबाइंड करेक्शन, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ कंबाइंड करेक्शन। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू स्टाफ रीडिंग हो गया। अब क्या पूछता है क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक नोट देखिए यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ, जो भी आपका अभी एरर ये करेक्शन आ रहा है ना, मतलब एरर आ रहा है ना, जो एरर आ रहा है, सो टू एलिमिनेट द एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन रेसिप्रोकल लेवलिंग इज यूज। मतलब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास जब भी मैं लूंगा तो वहाँ पे क्या पढ़ाऊंगा आपको, रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में। रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या करता है, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर और रिफ्रैक्शन दोनों को क्या करता है, वो एलिमिनेट करता है ना, मतलब वो काम की बात है ना, इसीलिए हम लोग रेसिप्रोकल लेवलिंग है जो पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस टू द विजिबल हॉरिजन, है ना, डिस्टेंस टू द विजिबल हॉरिजन। ये भी है जो आपका ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस टू द विजिबल हॉरिजन होता क्या है, तो इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। होगा क्या, सपोज कीजिए कि इसका आपको लाइव एग्जांपल भी देंगे कि कहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है। हॉरिजन में क्या होता है, जहाँ पे बोलते हैं ना कि ग्राउंड और आकाश है जो, मतलब स्काई और ग्राउंड दोनों है जो क्या हो जाए, सटा नजर आता है ना, सटा नजर आता है। जैसे आप सही डायरेक्शन देखेंगे, सीधा अगर देखेंगे गौर से, है ना, ओपन आप छत पे चढ़ जाइए और देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि एक डिस्टेंस के बाद, कुछ किलोमीटर के बाद आकाश है जो क्या हो रहा है, ग्राउंड से इस तरह से मिल रहा है ना। इसी को क्या बोलते हैं, हॉरिजन बोलते हैं, है ना, हॉरिजन बोलते हैं। बट इसका हम सर्वेइंग में कैसे यूज कर रहे हैं, देखिए सर्वेइंग में कैसे यूज करते हैं इसका। एक कुछ ऐसा है, सपोज कीजिए कि आपका कुछ लेवल सरफेस है जो इस तरह से है, इस तरह से आपका लेवल सरफेस है, लेवल सरफेस कुछ इस तरह से है, और यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या है, कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ए पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर है। ये क्या कर रहा है, यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, यहाँ से इस तरह से देख रहा है। यहाँ पे इसका क्या हो गया, आई का लेवल हो गया,
यहाँ पे ऑब्जर्वर का क्या आई का लेवल है, और ऑब्जर्वर का आई लेवल का जो हाइट है वो एच है, वो क्या है एच है। ये आई लेवल का हाइट कितना है एच है, ठीक। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इसको टच कर रहा है ना। ये जो लेवल सरफेस है ये क्या हो गया लेवल सरफेस। लेवल सरफेस कुछ भी हो सकता है ना। सी वाटर हो सकता, सी वाटर का सरफेस हो सकता है, बिकॉज सी वाटर का सरफेस भी क्या है एक लेवल सरफेस है। इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ बी बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ। और जहाँ पे आई का लेवल है इसको मैं सी बोल देता हूँ। और ये जो बी सी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको मैं डी बोल देता हूँ। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको बी बोल देता हूँ, है ना। एक्चुअल में जो डिस्टेंस होगा क्या होगा लेवल सरफेस के अलॉन्ग होगा, ठीक है। सो डिस्टेंस ये जो डी है इस डी को बोलते हैं डिस्टेंस टू द विजिबल होरिजन। डिस्टेंस टू द विजिबल होरिजन कहने का मतलब है कि कितना डिस्टेंस तक के ऑब्जर्वर है जो देख सकता है ना। अब देखिए बड़ा मजे की बात है कि क्या ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर है ए पे जो खड़ा है इधर कहीं देख सकता है क्या, यहाँ पे देख सकता है क्या, इधर नहीं देख सकता है ना। क्योंकि लास्ट है जो उसको क्या दिखेगा ए बी, जहाँ पे टेंजेंट है जो लेवल सरफेस पे क्रॉस कर रहा है यहीं तक इसको दिखेगा, इधर नहीं दिखेगा, इधर नहीं ये देख पाएगा, है ना। यहाँ पे नहीं देख पाएगा। लास्ट जहाँ पे इसका आई साइट लेवल है, ये जो लाइन ऑफ साइट है ये क्या है एक्चुअल में लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट है। तो लाइन ऑफ साइट जहां पे फाइनली ये टच करा वहां तक ही देख पाएगा, इसके बाद ये नहीं देख पाएगा। क्योंकि लाइन ऑफ साइट ऐसे तिरछा तो होगा नहीं, इस तरह से तो मुड़ेगा नहीं, है ना। इसीलिए कहां तक देख पाएगा बी तक देख पाएगा। तो जितना डिस्टेंस तक देख पाएगा फ्रीली, है ना, उसी को क्या बोलते हैं डिस्टेंस ड्यू टू विजिबल होरिजन, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है डी का वैल्यू, हमें निकालना है डी का वैल्यू। सो यहाँ पे जो ए बी है मैं लिख दूं पहले, ए बी है, ए बी इजकल टू डी बोल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस टू द विजिबल होरिजन, डिस्टेंस टू द विजिबल होरिजन, डिस्टेंस टू द विजिबल होरिजन, है ना। एच क्या है हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, एच क्या है हाइट ऑफ ऑब्जर्वर। और आप बोल सकते हैं आई लेवल ऑफ ऑब्जर्वर, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। सो जो डी एच का वैल्यू होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी पढ़ा था सी बराबर, या फिर इसी को एच बोल देते हैं, सी को एच बोल दें तो क्या पढ़े थे 0.0673 कंबाइंड करेक्शन करने के बाद डी स्क्वायर। सो यहाँ से डी बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, डी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एच अपॉन 0.0673। देखिए फार्मूला आया कहाँ से है ना 673। दिस इम्प्लाई जो डी होगा अंडर रूट एच अपॉन 0.0673। दिस इम्प्लाई इसको सोल्व करने के बाद डी का जो आता है जो हमारे काम का है 3.85 अंडर रूट एच। इसी को सारा स्टूडेंट याद रखता है। चाहता तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन ये कहाँ से फार्मूला आता है आपको सिर्फ बताने के लिए मैं इतना काम किया, ताकि आप ज़्यादा दिनों तक याद रख पाएँ, है ना। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डी क्या है डिस्टेंस ड्यू टू विजिबल होरिजन। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, एच का वैल्यू किस में पुट करेंगे बताइए, एच का वैल्यू चूंकि एच क्या था सीसी के बराबर था, तो एच का वैल्यू आप मीटर में पुट करेंगे। एच का वैल्यू जनरली किस में दिया हुआ रहेगा, मीटर में दिया हुआ रहेगा, और डी का वैल्यू बाहर निकाल के किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। मतलब मीटर में पुट करेंगे किलोमीटर में आंसर देगा। पहले क्या होता था किलोमीटर में पुट करते थे मीटर में आंसर देता था, है ना। क्यों देता था, यूनिट कन्वर्सन, यूनिट कन्वर्ट करके मैं बता चुका हूँ। सो डी बराबर 3.85 अंडर रूट एच। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, डिस्टेंस ड्यू टू विजिबल होरिजन। नाउ लास्ट टॉपिक इसका बच गया डीप ऑफ द होरिजन, डीप ऑफ द होरिजन। अब देखिए ये डीप ऑफ द होरिजन क्या होता है। सपोज कीजिए आप एक लेवल सरफेस है जो एक कंसीडर कर लीजिए, है ना, एक लेवल सरफेस एक कंसीडर कीजिए, दूसरा लेवल सरफेस है जो इसी के पैरेलल कंसीडर कर लेते हैं, इसी के पैरेलल कंसीडर कर लेते हैं। दूसरा लेवल सरफेस आपका ये रहा, है ना। अब क्या करते हैं, यहां से इसका
कहीं सेंटर होगा लेवल सरफेस का, एक चूंकि एक कर्व है तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर होगा, है ना, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो ये मान लेते हैं इसका सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है, वो इसका क्या है, सेंटर है। और ये क्या हो गया, रेडियस आर हो गया, ये इसका रेडियस आर हो गया। यहाँ से क्या करें, ऑब्जर्वर देखेगा, यहाँ से ऑब्जर्वर देखने का कोशिश करेगा, ये इसका टेंजेंट यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम बी दे रहा हूँ, ये क्या हो गया, बी हो गया। दूसरी बात कि यहाँ से जो सेकंड लेवल सरफेस है, ये भी लेवल सरफेस है, ये भी आपका लेवल सरफेस है, और ये भी क्या है, लेवल सरफेस ही है। डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं लेकिन समझ लेते हैं। यहाँ से टेंजेंट ड्रा कीजिए, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये वाला, इस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ, थीटा बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है, ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये आपका 90 माइनस थीटा होगा। तो ये एंगल कितना होगा, ये, तो ये क्या होगा, थीटा होगा, ये क्या होगा, थीटा होगा, ठीक। अब नाम देते हैं कुछ, यहाँ पे ए नाम है और ए क्या है, ये आपका सी है, ये क्या है, सी है, और लास्ट है जो ए वाला ई है, ये ई है, ठीक है। सो डीप ऑफ द होरिजन, ये जो थीटा है इसी को क्या बोलते हैं, डीप ऑफ द होरिजन। इस थीटा को क्या बोलते हैं, डीप ऑफ द होरिजन, है ना। थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है यार, थीटा बराबर एल बाई आर। तो थीटा बराबर एल बाई आर मतलब क्या लिखें, ए बी बाई आर, ए बी बाई आर। ए बी क्या है आपका, ये जो ए बी है ये क्या है, डी है, ये डी है ना, स्मॉल डी। तो ये तो डी हो गया और डिवाइडेड बटा आर। तो डीप ऑफ द होरिजिन का जो फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, डी बाई आर, डी बाई आर। डी किस में पुट करेंगे, किलोमीटर में, आर किस में पुट करेंगे, किलोमीटर में, है ना। और इसका आप चाहें तो किस में, आप जनरली है जो आंसर इसका सेकंड में आता है, जनरली आंसर किस में आएगा, ये रेडियन में आएगा, तो उसको आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो थीटा बराबर आपका क्या हो गया, डी बाई आर। तो ये तो रहा आपका थ्योरी पार्ट का पोर्शन। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं भी, और चूंकि बिना क्वेश्चन सोल्व किए हुए कुछ समझ में नहीं आएगा। सो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम में पूछता है। कहता है कैलकुलेट द करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। अब देखिए दोनों बोला है, दोनों बोला, इसका मतलब कंबाइंड करेक्शन निकालना होगा। ऑफ स्टाफ रीडिंग 3.85 मीटर, स्टाफ रीडिंग कितना है, 3.85 मीटर, टेकन ऑन ए स्टाफ केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ, कितना दिया हुआ है, 1560 मीटर। इफ RL ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज 350 मीटर, कैलकुलेट द एग्जैक्ट RL ऑफ द पॉइंट वेयर स्टाफ रीडिंग वाज टेकन, वेयर स्टाफ रीडिंग वाज टेकन, ठीक है, वेयर स्टाफ रीडिंग वाज टेकन। तो देखिए एक्चुअल में क्या होगा, कुछ इस तरह से ग्राउंड का प्रोफाइल है, कुछ इस तरह से इसका ग्राउंड का प्रोफाइल है। आपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सेटअप किया, यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट है जो सेटअप किया, उसके बाद क्या किया, स्टाफ है जो लगाया, यहाँ पे स्टाफ को वर्टिकली है जो आपने हेल्ड किया, और यहाँ से इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। ये जो रीडिंग दिया हुआ है 3.85 मीटर दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए इसको, 3.85 मीटर। कैलकुलेट द करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, स्टाफ रीडिंग 3.85 मीटर, ये कितना है, 3.85 मीटर है। और ये आपका क्या है, लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट है, और इसी को क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इसका जो RL होगा लाइन ऑफ साइट का, उसी को क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये कितना दिया हुआ है,
ए दिया हुआ है आपको, इफ द RL ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज 350 मीटर, 350 मीटर है ना। कैलकुलेट द एग्जैक्ट RL ऑफ द पॉइंट वेयर स्टाफ रीडिंग वाज टेकन, मतलब इसका RL निकालना है, इसका आपको RL निकालना है, ठीक है। जबकि ये डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, देखिए इसका डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ ए डी, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1560 मीटर है ना, 1560 मीटर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, एक्चुअल स्टाफ रीडिंग निकालना होगा। और एक्चुअल स्टाफ रीडिंग निकालने के लिए आपको कंबाइंड करेक्शन निकालना होगा, है ना। तो सबसे पहले कंबाइंड करेक्शन निकालिए, कितना, -0.0673 कंबाइंड करेक्शन D²। बट ध्यान रहे यहाँ पे आप गलती करेंगे, D किस में होना चाहिए, किलोमीटर में होना चाहिए, जबकि आपको दिया है किस में, मीटर में। तो यहाँ से D हो जाएगा कितना, 1560 डिवाइडेड बटा 1000 कर दीजिए तो किलोमीटर में, पहला मिस्टेक आप यही करेंगे। तो ये कितना हो गया, 1.56 किलोमीटर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, अब वैल्यू पुट कीजिए, -0.0673 इंटू 1.56 का होल स्क्वायर, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आ रहा है -0.16 मीटर, 0.16 मीटर, ठीक है। सो एक्चुअल स्टाफ रीडिंग निकाल सकते हैं, एक्चुअल स्टाफ रीडिंग निकाल सकते हैं, एक्चुअल स्टाफ रीडिंग निकाल सकते हैं। ऑब्जर्व स्टाफ रीडिंग में क्या करते थे, माइनस कर देते थे इसको, है ना। ऑब्जर्व स्टाफ रीडिंग में मतलब इसको प्लस करते थे, साइन के साथ हम इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्व स्टाफ रीडिंग कितना था, 3.85 माइनस 0.16 है ना, मतलब एक्चुअल देख क्या होगा, इससे कम आएगा, इससे कम आएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है कितना, ये आ रहा है 3.69 मीटर। हमें इसका RL निकालना है ना। एक्चुअल स्टाफ रीडिंग पता है तो इसका RL निकाल लेंगे, है ना, इसका RL निकाल लेंगे। दिस इंप्लाई एग्जैक्ट RL क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट RL क्या हो जाएगा, 350 RL ऑफ द पॉइंट वेयर स्टाफ रीडिंग वाज टेकन, वेयर स्टाफ रीडिंग। तो एग्जैक्ट RL क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट RL हो जाएगा 350, इसका आपका RL कितना था, 350 था, इसमें आपको कितना करना पड़ेगा, इसको माइनस कर दीजिए, कितना, 3.69, 3.69, तो RL निकल जाएगा। ये जो 3.85 था इसी में तो एरर था, है ना, इसको करेक्ट रीडिंग करने के बाद आया 3.69, यानी ये 3.85 ना होके कितना था, 3.69, ठीक है। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको पता है 350, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने के बाद आ रहा है 346.31 मीटर। तो समझ में आ गया, इसी टाइप से आपका क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है ना। अगर सिर्फ करेक्शन पूछता तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.16, है ना। लेकिन ये एक्चुअल स्टाफ रीडिंग पूछ रहा है, तो एक्चुअल इसमें 3 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एक्चुअल स्टाफ रीडिंग आंसर हो गया 3.69, एग्जैक्ट RL यदि इस पॉइंट का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल स्टाफ रीडिंग को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ऑब्जर्व स्टाफ रीडिंग में। तो अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन ए डेक ऑफ ए शिप जस्ट सी ए लाइट हाउस, है ना। ये समुद्र का जो सी सरफेस है कैसा दिखता है, कुछ इस तरह से दिखता है, कुछ इस तरह से दिखता है ना। ये क्या हो गया, एक तरह से लेवल सरफेस है, ये लेवल सरफेस है। यहाँ पे क्या है, सी लेवल, सी लेवल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सी लेवल है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो क्या रहा है, एक ऑब्जर्वर है जो किस पे है, शिप पे है ना, जहाज पे है। कुछ इस तरह से शिप होगा इसका, कुछ इस तरह से इसका क्या होगा, शिप होगा, शिप होगा। और यहाँ से देखने की कोशिश कर रहा है कहीं यहाँ पे कोई क्या है, एक लाइट हाउस है ना। कहता है एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन ए डेक ऑफ ए शिप जस्ट सी ए लाइट हाउस, लाइट हाउस, द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज 49 मीटर अबव द सी लेवल, अबव द सी लेवल। यहाँ पे कहीं है जो आपका लाइट हाउस है ना, यहाँ पे कहीं है जो आपका लाइट हाउस है।
चलिए कुछ इस तरह से दिखा देते हैं लाइट हाउस को। ये लाइट हाउस है ना, जस्ट सी कर रहा है सी लेवल, एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर कितना दिया हुआ है 9 मीटर अबव द सी लेवल। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द लाइट हाउस, आपका डिस्टेंस निकालना है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है, यहाँ पे क्या है ऑब्जर्वर है, इस तरह से कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ से इसको देखने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह से जाएगा, इस तरह से देखेगा, है ना। इस डिस्टेंस को d1 बोल दीजिए, इस डिस्टेंस को d2 बोल दीजिए, है ना। और ये हाइट आपको दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ h1 कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर आई लेवल है 9 मीटर। तो फिगर बनाइए तब क्लियर होगा। ये आपका लाइट हाउस, ये क्या है लाइट हाउस है, इसको h2 बोल दीजिए। ये कितना है 49 मीटर है, 49 मीटर है। आपको निकालना है d1 और d2। तो डिस्टेंस ऑफ विजिबल होरिजन का 2 बार फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अगर सॉल्यूशन इसकी बात किया जाए सॉल्यूशन की, तो क्या लिखेंगे, d बराबर होता है 3.85 अंडर रूट h। तो क्या करेंगे, एक बार d1 निकाल लीजिए तो हो जाएगा 3.85 अंडर रूट, मतलब d इक्वल टू हम लिख सकते हैं d1 प्लस d2, d1 प्लस d2, है ना। d इक्वल टू लिख सकते हैं d1 प्लस d2, d1 प्लस d2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं d1 प्लस d2, यानी इसको लिख सकते हैं 3.85 कॉमन कर लीजिए, 3.85 को आप कॉमन कर लीजिए, इसको कॉमन कर लीजिए, क्या आ जाएगा अंडर रूट h1 प्लस अंडर रूट h2 आ जाएगा। सो d बराबर क्या हो गया 3.85 अंडर रूट h1 कितना है 9 मीटर प्लस अंडर रूट h2 ये कितना है 49 मीटर। तो ये क्या हो गया 3.85, मैं बोला था कि h का वैल्यू मीटर में रहेगा, है ना, इंटू 9 जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 49 से जब बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये इंजीनियरिंग सर्विस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ईएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। 3.85 इंटू 3 प्लस 7 कितना 10, तो बहुत सिंपल हो गया है। तो कितना 38.5। बट अब अभी भी गलती करेंगे, ये आंसर किस यूनिट में होगा, है ये आंसर होगा किलोमीटर में, है ना, ये आंसर किस में होगा किलोमीटर में होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। मैं एक क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ, इसका सोल्यूशन आप है जो कमेंट सेक्शन में लिखिए। कहता है एन ऑब्जर्वर स्टैंड ऑन टॉप ऑफ द टावर विथ आई लेवल 85 मीटर, डिटर्मिन द डिस्टेंस टू द विजिबल होरिजन इन किलोमीटर एंड डीप ऑफ द होरिजन इन सेकेंड, है ना। टेक द रेडियस ऑफ अर्थ आपको दिया हुआ। तो आपको क्या निकालना है, डी का वैल्यू निकालना है और थीटा का वैल्यू निकालना है। वेरी सिंपल है, मैं आशा करता हूँ आप इसको बना लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में, ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें हैं जो सही से समझ में आया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसको अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार एटलीस्ट मतलब 2 टाइम्स देखिए ताकि चीज़ें समझ में आए। ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ।